हम लोग स्टैट्स का अगला पार्ट शुरू कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स में जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, दैट इज द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन सच अ वे दैट द कंपैरिजन कैन इजीली बी मेड। दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम जब स्टैटिस्टिकल सर्वे करते हैं, कोई भी इंक्वायरी की जाती है, डाटा को कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, तो वो 5 स्टेजेस से क्रॉस करता है। नंबर 1 कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसमें हमने सेंसस एंड सैंपल मेथड को कवर किया था। ये जो मेथड है वो हमारे प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स को यूज करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं। सेकेंड वाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइज किया था इनटू डिफरेंट सीरीज, जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटीन्यूअस सीरीज। और कंटीन्यूअस सीरीज की अलग अलग कैटेगरीज की थी हमने, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंड, मिड वैल्यू सीरीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। दैट वाज द सेकंड स्टेज। थर्ड वाज द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। वो प्रेजेंटेशन हमने की टेबुलर फॉर्म में, डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली डाटा को प्रेजेंट किया था। फोर्थ स्टेज क्या है, दैट इज द एनालिसिस ऑफ डाटा। उसको एनालाइज करने के लिए जो भी हमने अब तक डाटा कलेक्ट किया है, शो किया है, एग्जिबिट किया है, उसको हम स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को स्टडी करने से हमें फायदा क्या होता है, उसका मेन पर्पस क्या है कि इंफॉर्मेशन जो मिली है उसका मैग्नीट्यूड चेक करें हम लोग, कितना वो इफेक्टिव है, कितना उसकी ज़रूरत है इकॉनमी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इकॉनमी में पता चले, जैसे अभी कोरोना आया हुआ है, चल रहा है, तो हमें पता चला कि कंट्री की जीडीपी ग्रोथ रेट कम होती जा रही है। जीडीपी का कम होना भी एक एवरेज फिगर आई कि कंट्री की जीडीपी 20% और 23% हमारी फॉल कर गई है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट हैज टू मेक सम पॉलिसीज रिगार्डिंग हाउ टू इंक्रीज द आउटपुट लेवल, हाउ टू इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ कंट्री, ताकि हमारी इकोनॉमी फिर से ग्रो कर सके। तो मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो टेक्निकल स्टेप्स फॉलो करते हैं, उसके अंदर आज हमारा फर्स्ट टॉपिक चलेगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या चीज़ है? हर कोई इंफॉर्मेशन, हम सबकी पूरे करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, हम सबको फाइंड आउट करके, मैंने कहा कि इसकी इनकम कितनी, इसके घर में कितने लोग हैं, कुछ नहीं पता चल सकता, ना ही वो याद रहेगी और उसकी हैंडलिंग करना भी मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक एवरेज फिगर निकालते हैं। हमें एक सिंपल एक वैल्यू चाहिए जो मेरे पूरे डाटा को, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। उस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को हम सेंट्रल टेंडेंसी, एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू जो पूरे डाटा को, पूरी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है। और इसके अंदर चाहे हम एवरेज यानी मीन निकालें, चाहे मीडियन निकालें, चाहे मोड निकालें, तो ये 3 हमने वैल्यूज को फाइंड आउट करना है इन दिस टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एवरेज को, दैट इज अ मीन वैल्यू। हम मीन को क्या होता है, उसकी क्या पर्पस है, क्या फंक्शंस है उसके, और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीन की डेफिनेशन से। मीन जो होती है वो एक ऐसा एवरेज फिगर है, पूरे डाटा को कलेक्टिवली निकाल के उसकी एवरेज फिगर निकाली है ताकि वो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर सके। तो मीन इज एन एवरेज वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डाटा। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका क्या फंक्शन है, क्यों निकाला जाता है। अगर हम ये बात करें कि आपने कहा कि चंडीगढ़ में इतने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मतलब सेकेंडरी लेवल पे, जैसे हमारे यहाँ पे 40 गवर्नमेंट स्कूल्स है सेकेंडरी लेवल पे, फिर भी उसमें एक नाम आता है कि मनी माता कॉम्प्लेक्स की जो परसेंटेज है वो हाई जाती है, उसके पास 16 मॉडल है, 35 है, तो नाम आ जाता है स्कूल्स के। अब ये जो नाम बना है हमारे स्कूल का, वो कैसे बना है? हर एक बच्चे के मार्क्स थोड़ा तुम्हें पता होंगे। हम एक ऑन एंड एवरेज कहते हैं कि हमारी स्कूल में जो परसेंटेज आती है, जो बच्चे स्कोर करते हैं, वो अबव 90 बहुत ज़्यादा जाता है। हमारी कट ऑफ ही 90% जाती है। नॉर्मल एडमिशन प्रोसेस होता है, तो कट ऑफ एक ऐसी फिगर दी है कि हाँ जी, बच्चों को पता है कि अगर मैं अच्छे नंबर लूँगा, ओनली देन आई गेट एडमिशन इन दिस स्कूल। ये एक दिमाग में इंप्रेशन आता है कि एक फिगर ने हमें बताया, एक न्यूमेरिकल डाटा ने मुझे बताया कि मेरा टारगेट क्या होना चाहिए टू गेट एडमिशन इन दिस स्कूल। तो वो टारगेट जो है वो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू, एवरेज वैल्यू है, जो पूरे स्कूल्स के रिजल्ट्स के बेसिस पर या हमारे स्कूल के रिजल्ट के बेसिस पे वो फिगर निकाल दी जाती है। तो इस तरह से जो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, एवरेज वैल्यू आती है, मीन वैल्यू आती है, वो पूरे डाटा को, सिंपल डाटा, कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल बनाने में हेल्प करती है और वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाती है। सबसे पहला इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू प्रेजेंट द डाइवर्सिफाइड एंड द कॉम्प्लेक्स डाटा इन अ समराइज्ड फॉर्म। हमने समराइज
कैटेगराइज किया। कैसे? देखो, हमने कंट्री की देखना है कि मेरी कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्री है। तो एक वन ऑफ द इंडिकेटर इज पर कैपिटा इनकम। निकाला होगा आपने सोशल स्टडी में, द टोटल जीडीपी ऑफ वन पॉपुलेशन, यही था नेशनल इनकम ऑफ वन पॉपुलेशन हम करते हैं। वो क्या है? अब क्या हम 200 कितने करोड़ हमारी पॉपुलेशन है? 130 अप्रोक्सीमेट 130 करोड़ पॉपुलेशन है। क्या हम हर एक बंदा जो भी अर्निंग है, जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है, हर किसी की इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? हम एक एवरेज फिगर, यानी मेरी पूरी कंट्री के अलग अलग तरह के लोगों की, अलग अलग नेचर के लोगों की, कोई टीचिंग में है, कोई बिजनेस में है, कोई डॉक्टर्स है, कोई लेबर क्लास है, हर एक डाइवर्सिफाइड जो करेक्टर है उन सबको इकट्ठा किया, उन सबकी इनकम को इकट्ठा किया, जीडीपी निकाला और फिर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। यानी इससे कॉम्प्लेक्स नेचर की इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट कर दिया। सेकेंड इज टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी कंट्री की पर कैपिटा या मेरी कंट्री और यूएसए की कंट्री में कंपैरिजन करना है, तो एक इंडिकेटर मैंने बोला पर कैपिटा इनकम निकालो, तो एक फिगर आई तो मैंने उसके बेसिस पे कंपेयर कर दिया। जैसे हम लोग इंडिया के अंदर बात करें, हम कहते हैं कि पंजाब है, हरियाणा है, ये स्टेट मोर डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू बिहार और यूपी। कैसे बोलते हो? उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को देख के, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखकर, उनकी पर कैपिटा इनकम को देखकर, उनकी एम्प्लॉयमेंट रेट को देखकर, उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को देखकर। तो वो जो भी स्टैंडर्ड आप रख रहे हो, जो भी आप इंडिकेटर रख रहे हो, उसकी फिगर तो होगी जिससे कंपेयर करोगे। तो मैंने कहा पंजाब की पर कैपिटा इनकम इज दिस फिगर एंड इट इज मच मोर हायर देन द पर कैपिटा इनकम अर्न्ड इन बिहार स्टेट में। तो एक जो फिगर आती है वो कंपैरिजन करने में आसानी दे देती है। जैसे हमारी कंट्री में एक और सिंप्लीफाइड है कि ऑन एन एवरेज जो मेल्स की हाइट है, ऑन एन एवरेज बोला कि 5 फीट 8 और 9 इंच, सारे तो लंबे नहीं है, सारे छोटे नहीं है। तो ऑन एन एवरेज एक फिगर आई, फिर हम कंपेयर कर देंगे कि ये हाइट इसकी बड़ी है कि छोटी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरेज हाइट। थर्ड इज टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। किसी भी कंपनी में अगर हमने देखा ऑन एन एवरेज मंथ की सेल, एग्जाम्पल बुक की है, ऑन एन एवरेज हमारी कंपनी की मंथ की सेल कम हो गई है। अब कोरोना के टाइम में बहुत सारी कंपनीज की सेल कम हुई होगी, बहुत लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, तो मार्केट एक्टिविटीज रुकी हुई थी। देन कंपनी हैज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग कितना वो प्रोड्यूस करे, क्या कॉस्ट चार्ज करे, कितने लोगों को जॉब दे, कितनों को निकाले और कितनी सैलरीज कट करे, कितनी बढ़ाए। बढ़ाने का तो किसी ने सोचा ही नहीं था इन दिनों में। कट करना भी बहुत, मैं कहती हूँ लोग रेडी थे, बिकॉज उनको डर था जॉब्स बची रहे। तो जब एक कोई फिगर आती है कि हमारी पूरे मंथ में ये पर जो ऑन एंड एवरेज हमारी सेल कम हो गई है, तो कंपनी डिसीजन देती है। यानी किसी भी कंपनी का, किसी भी एरिया का डिसीजन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन दैट एवरेज फिगर, क्योंकि उसी के बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे। अगर आपके मार्क्स कम आने लग जाए, एक में कम आ जाए ना, तो मम्मी पापा ने सिर्फ ये कहना कि बेटा इस सब्जेक्ट की ट्यूशन लगा लो, इस सब्जेक्ट को ये पढ़ लो, इसको ज़्यादा करो। लेकिन अगर ऑन एंड एवरेज हर सब्जेक्ट में डाउन जाओगे, तब एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम एक स्टेटमेंट देते हैं ना, बच्चा नालायक है या बच्चा पढ़ मेहनत होगा, तो एक स्टेटमेंट आ जाती है हमारी उसी के बेसिस, बिकॉज इन आवर कंट्री एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इज ऑलवेज मेजर्ड थ्रू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। इंटेलिजेंस को यही देखा गया है। आगे जाके आपकी लाइफ की सक्सेस नहीं डिपेंड करती मार्क्स पर। इंटेलिजेंस अभी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल जितने भी तुम्हारे मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे हम बोल देते हैं। तो ये जो एक डिसीजन लेते हैं कि नालायक है बच्चा या बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चा बहुत नालायक है, वो किस बेसिस पे है? आपके मार्क्स के रिजल्ट, मतलब आपके रिजल्ट्स के बेसिस पे है। तो नॉर्मली किसी ने कोई डिसीजन लेना है कि आगे मैं क्या करूँ, और पढ़ना है और मेहनत करनी है, या मैं किस एरिया में जाऊँ या क्या करूँ, सारी डिसीजन डिपेंड्स अपॉन द न्यूमेरिकल फिगर, एवरेज फिगर पे डिपेंडेंट होती है। टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स, नॉर्मली एक माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था, हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। हमने कहा कि नॉर्मली जो प्राइसेस बढ़ती है, डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स, डिमांड इंक्रीज। ये लॉ कैसे आया? ये एक जनरल लॉ था। ये जरूरी तो नहीं कि हर चीज़ों के रेट बढ़ेंगे तो हर चीज़ की डिमांड कम होगी। तो जब हम लोग कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं कि ये रीज़न है प्राइस का बढ़ना और डिमांड का कम होना, वो रिलेशन एवरेज होते हैं कि ऑन एन एवरेज लोगों का जनरल बिहेवियर ये है कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड को, हालांकि इसके कम होने पर। तो ये जो हम एक
लॉ बना के जनरल स्टेटमेंट देते हैं, दीज आर बेस्ड ऑन एवरेज डाटा। ये नहीं कि अब जैसे मैं अगर बोलूँगी हाँ जी बादाम के रेट बढ़े तो मैंने बादाम को लेना कम कर दिया, और हो सकता है पूरा क्लास को बादाम खरीद ही ना रही, लेकिन फिर भी हम ये स्टेटमेंट देते हैं बिकॉज ये सारी स्टेटमेंट एवरेज होती है। टू फैसिलिटेट द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कोई भी आगे अगले जो चैप्टर हमने करने हैं या आपका डिस्पर्शन आना है, बेसिकली कई चैप्टर, अभी तो मैं सिर्फ एवरेज फिगर निकालूंगी, बट एवरेज डजंट मीन दिस इज एक्चुअल फिगर। मैंने कहा मेरी कंट्री की पर कैपिटा इनकम सपोज 22,000 रुपये पर एनम है। अब आप खुद सोच के बताइए एक इंसान के पूरे साल सिर्फ 22,000 कमा रहा होगा। हमारे 22,000 में फोन भी हमारे 22,000 के नहीं आते, नॉर्मली ये जो फिगर आई है एक एवरेज फिगर आई है। अब मुझे जब एक्चुअल में देखना है कि मैं कितना डिस्पर्स करती हूँ, कितना वेरी करती हूँ टू दिस एवरेज फिगर, तो मैं अपनी एक्चुअल इनकम को डेविएट करूँगी दिस एवरेज से। तो अगर हमने एवरेज वैल्यू निकाली थी वो एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू थी जो पूरे डाटा का एवरेज फिगर था, बट एक्चुअल से वो कितना डेविएट करता है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है। पहले हम एवरेज निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारा एक्चुअल डाटा मीन्स हमारी कंट्री में कितने लोगों की इनकम लेवल फॉर एग्जांपल उस पर कैपिटल इनकम से ज़्यादा है और कितने की कम है। तो आगे के प्रोसेस से जो है एनालाइज करना दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन दिस एवरेज फिगर। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंसेज और द फंक्शंस ऑफ एवरेज और द मीन वैल्यूज। अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ डू वी मेजर इट। नॉर्मली मैथ्स में हम लोग बहुत सारे एवरेज होते हैं जो मुझे भी नहीं आते होंगे। कुछ होता है आपका पोजीशनल एवरेज, पोजीशन में हमारा मीडियन आ जाता है। एक हमारा होता है मैथमेटिकल एवरेज जिसमें अर्थमेटिक एवरेज, ज्योमेट्रिक एवरेज और हार्मोनिक एवरेज जिसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ अर्थमेटिक है। और अदर एवरेजेस जो मैंने कभी सुने भी नहीं है वो है कंपोजिट, प्रोग्रेसिव, मूविंग, या आई थिंक जो स्टैटिशियंस होते हैं जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं नॉर्मली वो लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द सिलेबस पार्ट दैट इज द अर्थमेटिक मीन, जो आपने अभी तक 9th और 10th पता नहीं कौन सी क्लासेस में होता है। अर्थमेटिक मीन जिसको हम x बार लिखेंगे। हम अपने सिलेबस में दो तरह की मीन वैल्यू निकालेंगे। वन इज अ सिंपल अर्थमेटिक मीन, सेकंड इज अ वेटेड अर्थमेटिक मीन। आपको याद है जब हमने टाइप्स ऑफ सीरीज की थी उसमें हमने डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसे ऑर्गेनाइज किया था। The data can be organized in the form of individual series जिसमें सिंगल डाटा शो किया जाता है। It can be organized in the form of discrete series जिसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट वैल्यू की एक्चुअल अकरेंस एक्स एंड फ्रीक्वेंसी वो शो करते हैं। एंड थर्ड द डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेंज कंटीन्यूअस सीरीज। तो हम मीन को भी या मीडियन आगे करना है या मॉड करना है वो सारों को हम तीनों टाइप्स की सीरीज में कैलकुलेट करेंगे। आज हम करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में हम मीन को कैसे निकालते हैं। इंडिविजुअल सीरीज होती क्या है? इन विच द डाटा इज लिस्टेड सिंगली। इसका मतलब क्या है? क्लास में टेस्ट हुआ, सपोज क्लास में 20 स्टूडेंट्स आए थे, उन 20 स्टूडेंट्स का टेस्ट हुआ और 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमने रोल नंबर वाइज अरेंज कर दिया। 1 to 20 सीरियल नंबर डाला, रोल नंबर डाला और आगे सबके मार्क्स लिख दिए बस। तो डाटा को सिंगल सीरीज में प्रेजेंट करना, ऑर्गेनाइज करना इज इंडिविजुअल सीरीज। अब हम इंडिविजुअल सीरीज में मीन को कैसे निकालते हैं? सबको पता ही होगा वैसे, x बार इज summation of x upon number of, यानी अगर मुझे ये देखना है कि ऑन एन एवरेज इकोनॉमिक्स में मार्क्स बच्चा क्या स्कोर कर रहा है तो मैं सबके मार्क्स का टोटल करूंगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दूंगी, दैट विल बी द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन क्लास 11। दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन। डायरेक्ट मेथड का मतलब है जो वैल्यूज गिवन है हम उसको एज इट इज यूज करते हैं, उसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। सेकेंड इज अ शॉर्टकट मेथड।
एज्यूम्ड नंबर, एज्यूम्ड मीन वैल्यू ये है, वो ए हो गया। कोई भी नंबर आप एज्यूम करेंगे, आपके पास एक सीरीज होगी, जैसे मार्क्स की अभी बात थी तो मार्क्स गिवन है बच्चों के सबके, उसमें से कोई नंबर उठाया, फिर हम लोग a प्लस समेशन ऑफ b अपॉन n, वेयर b रिप्रेजेंट कि एक्चुअल नंबर इस एज्यूम्ड नंबर से कितना वेरी करता है। अभी हमने कहा ना आगे एवरेज वैल्यू के बाद हम आगे का स्टेप एनालाइज करना, हम उसी में कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने जो एज्यूम, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि मेरा एज्यूम्ड मार्क्स सपोज करो 20 में से ऑन एन एवरेज 18 नंबर है, 20 का टेस्ट लिया, 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ, उसमें से ऑन एन एवरेज बच्चे जो स्कोर कर रहे हैं वो 18 आ रहे हैं, ये मैंने एज्यूम कर लिया, सीरीज गिवन थी लगाई 18 ले लेते। अब एक्चुअल में यादविंदर के कितने डिफरेंट है 18 से, तानिशा के कितने वेरी कर रहे हैं, मनशा के कितने वेरी, हर एक बच्चे का एक्चुअल में वेरिएशन निकाली, दैट विल बी डी। और फिर फॉर्मूला लगाया a प्लस समेशन d अपॉन नंबर ऑफ आइटम। एक और मेथड होता है स्टेप डेविएशन, वो यहाँ नहीं करेंगे, वो आगे कंटिन्यूस में करेंगे। अभी हम इसका क्वेश्चन करते हैं। डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। 10 वर्कर्स हैं, सीरियल नंबर हमारे 10 हो गए। और डेली वेजेस सपोज करो इट इज x, वो हमें गिवन है 140, 150, 180, 200, 250, 300, 220, 350, 450 and 260। ये है। वैसे तो इंडिविजुअल सीरीज का जब कोई टॉपिक हम पढ़ते हैं थ्योरी में, तो उसका पहला स्टेप होता है कि आप उसको असेंडिंग में या डिसेंडिंग में अरेंज करिए। मतलब आइदर आप छोटे से बड़े में चले जाए वैल्यूज, आपको दिख रहा है कि छोटी वैल्यू सबसे क्या है 140, फिर 150, 180, 200, 250, नहीं 220 बीच में, फिर 250, 260 ऐसे असेंडिंग में अरेंज कर लो। बट मीन निकालते हुए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो, बिकॉज फॉर्मूला क्या कहता है समेशन ऑफ एक्स वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ आइटम, तो सिर्फ टोटल करना है। हाँ, एक आदत बनानी है क्योंकि आगे के क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी होगा, वो अलग बात होगी। तो आगे क्वेश्चन करते जाएंगे फिर देखते जाएंगे। समेशन ऑफ एक्स किया 4 का नोट 17 का 22 और 24 का 29 का 34 और 6 40, 5 6 7 2 9 11 14 16 19 23 2 25। चेक थ्रू कर लेना जरा x बार इज समेशन ऑफ x अपॉन n। फॉर्मूले के 1 मार्क मिलेगा, अगर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो एक नंबर सीधा कट जाएगा। इट इज इक्वल टू 2500 और नंबर ऑफ आइटम्स आर 10। तो ऑन एन एवरेज डेली वेजेस है एक लेबर की दैट इज 250। अब हो सकता है किसी के 250 से ज्यादा हो और हो सकता है किसी के 250 से कम हो, वो अगले टॉपिक पे करेंगे।